Assalam Maryam, welcome. Okay, so Assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है मेरी? Hello, hello, hello. Okay, that's good. Okay, वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, welcome. Okay, so हमारा चैप्टर होम्योस्टेसिस चल रहा है और हमने होम्योस्टेसिस में हमने बात की है। अभी तक जो है हमने ओवरऑल होम्योस्टेसिस डिस्कस कर लिया है, हमने ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर ली है, हमने एक्सक्रीशन की बात कर ली है और एक्सक्रीशन में ही हम आज बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। ठीक है, तो जो ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम होता है उसकी हम बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हम किडनी को डिटेल करेंगे और फिर नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे। सो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। ओके, किडनीज, नेफ्रॉन। ओके, सो किसी की माइक की रिक्वेस्ट आई है तो यस, यस रजब। ओके, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। यस रजब। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड शो हो रही है। ओके, दैट्स गुड। ओके, सो अगर हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे तो जस्ट किडनी है, किडनी को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसके अलावा पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास पूरे के पूरे 3-4 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं डायग्राम ऐड नहीं कर सका, जस्ट अ मिनट, मैं डायग्राम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ डायग्राम हम ऐड कर देते हैं ताकि क्लियर कट हमें पता लग जाए एग्जैक्टली यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को पूरी डायग्राम नजर आ रही होगी। ये पूरा है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो अगर हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास 3-4 मेन पार्ट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं किडनीज। ठीक है, 2 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं हमारे पास। ठीक है, साथ में हमारे पास 2 यूरेटर होती हैं। ठीक है, और इसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, और एट द एंड यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो वन बाय वन सबको हम डिटेल में देखते हैं। यस, सो यहाँ पे अगर हम देखें जस्ट, तो यहाँ पे अगर देखें तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इट इज कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स जिन्हें हम किडनीज कहते हैं। ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन विच आर किडनीज। ठीक है, अ पेयर ऑफ डक्ट विच आर कॉल्ड यूरेटर्स। ठीक है, विच अराइजेस फ्रॉम द किडनी। ठीक है, एंड अ मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। एंड एक ट्यूब होती है यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ब्लैडर के बाद आती है। और ये सारी सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं जस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ किडनीज हैं। ओके, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी नजर आ रहा होगा आप लोगों को बोर्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूरेटर, यूरेटर यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर है और देन यूरेथ्रा है। तो यह पूरा का पूरा हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक हो गया। किडनीज की अगर हम बात करें तो एक हमारे पास राइट किडनी होती है, एक लेफ्ट किडनी होती है। राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली थोड़ा सा लोअर होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसका रीजन भी आता है कि व्हाई राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। तो वो इसलिए होती है कि क्योंकि उसके ऊपर लिवर की लोब होती है। ठीक है, तो वो ये अपने पास नोट करें। यस, वेरी गुड। ठीक हो गया। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम देखें ब्लड सप्लाई की बात करें ना तो यहाँ पे एरोटा आ रही होती है ऊपर से। ठीक है, हार्ट से मेन एरोटा आती है। एरोटा से हमारे पास रीनल आर्टरी यहाँ से एराइज होती है और ये किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद किडनीज क्या करते हैं, किडनीज आपको पता है यूरिन बनाते हैं।
ठीक है। हमारे जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको फिल्टर आउट करके यहाँ से यूरिन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, किडनीज में एंटर हुआ, किडनीज में एंटर हुआ ब्लड, किडनीज ने उस ब्लड को क्या किया, फिल्टर आउट किया, वहां से नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव कर दिया और उसको यूरिन में कन्वर्ट कर दिया। वो यूरिन जो किडनीज में बना था वो यहाँ से ट्रेवल करता है विद द हेल्प ऑफ यूरेटर, और यूरेटर के थ्रू ये नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और नीचे की तरफ आता है यूरेटर के थ्रू, और एक ये सेक लाइक ऑर्गन के अंदर लाके ओपनिंग, यूरेटर आके यहाँ पे ओपन होता है। ठीक हो गया। तो ये यूरेटर्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास है जहाँ पे ये जो सेक लाइक ऑर्गन है, दिस इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर को बॉडी में से बाहर जो है वो एक दूसरी ट्यूब लाइक या स्ट्रक्चर होता है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, और ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारा जो यूरिन है वो बॉडी में से बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है किडनीज के, थोड़ा सा हमारे पास किसके बारे में, पूरा यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अब इसमें हम वन बाय वन किडनीज को अलग से डील करेंगे, यूरेटर को अलग से डील करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर को अलग से डील करेंगे, एंड यूरेथ्रा को अलग से डील करेंगे। तो जस्ट बेयर विद मी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किडनीज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें किडनीज की। तो यहाँ पे देखें किडनीज, किडनीज की अगर हम नॉर्मल मॉर्फोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो किडनीज क्या होती हैं, ये बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, बीन शेप के होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं। और नॉर्मल इसकी एनाटॉमिकल लोकेशन क्या होती है, व्हाट इज द नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन, बीन शेप ऑर्गन है ये। देखें यहाँ लिखा हुआ है डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन स्ट्रक्चर लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो एक एनाटॉमिकल पोजीशन तो ये है कि एब्डोमिनल कैविटी ऑन द अदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, और बॉडी की दो साइड्स होती है ना, एक डोर्सल साइड जो पीछे वाली साइड है, और एक वेंट्रल साइड जो आगे वाली साइड है। तो ये डोर्सल बॉडी वॉल के साथ अटैच्ड होती है। तो किडनीज हमारे पास क्या है, डार्क रेड, डार्क रेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं या ऑर्गन्स हैं, जो कि हमारे पास कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ऑन द ईदर साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, एंड दे आर अटैच्ड टू द डोर्सल बॉडी वॉल। ठीक है, डोर्सल बॉडी वॉल, जो हमारी डोर्सल बॉडी वॉल होती है उससे अटैच्ड होती है। हमारी बॉडी की दो साइड्स है ना, एक वेंट्रल साइड जो मतलब फ्रंट वाली साइड है, और एक डोर्सल साइड जो पीछे वाली साइड है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर एक एक नॉर्मली अगर आपसे कोई एनाटॉमिकल पोजीशन पूछे तो एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन एक टेक्निकली भी पूछते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, तो वहां पे फिर बोला जाता है T12 टू L3। ठीक है, तो हमने जो है वो T12 टू L3 हमने ये चीज देखी है वर्टेब्रल कॉलम में, जब हम वर्टेब्रल कॉलम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे देखें, वालेकुम अस्सलाम उम्मुल बनीन, वेलकम। पहले जो 7 वर्टिब्रीज होते हैं 1 से लेके 7 तक, उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। ठीक है, फिर 7 से लेके ऑनवर्ड 12th पेयर जो होते हैं, मतलब 1 से 7 तक जो है वो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रीज होते हैं, सॉरी सर्वाइकल वर्टिब्रीज होते हैं। 7 से ऑनवर्ड आगे तकरीबन जो 12 होते हैं ना, तो 7 साथ में 12 ऐड करो कितना, 21 तक पहुंचते हैं। तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज होते हैं। ठीक है, 12 थोरेसिक। तो जो थोरेसिक वर्टिब्री का लास्ट होता है ना T12, तो किडनी का जो लेवल होता है T12 टू L3 के बीच में होता है। किडनी इस वाले एरिया के बीच में लाई करती है, यानी कि जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है, हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रीज कितने होते हैं, 12। ठीक है, 1 से लेकर 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज होते हैं। ठीक हो गया। तो T12 जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री है और जो थर्ड लंबर वर्टिब्री है, उसके बीच में किडनीज लाइज करते हैं। ठीक है, नो सैक्रम बाद में आता है, सैक्रम तो बाद में आता है। ठीक है, हमें पता है कितने, सात सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, मैं सी लिख देता हूँ। 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, TH लिख देता हूँ। ठीक है, 5 लंबर वर्टिब्री हैं। ठीक हो गया, और हमारे पास एक सैक्रम और एक कॉक्सिक। ठीक है, टोटल 26। तो ये जो 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज है ना, तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री जो होता है उसके बीच में अज्यूम करो ये पूरा वर्टेब्रल कॉलम है। ठीक है, ये यहाँ से लेके लेट सपोज यहाँ 7 जो है वो सर्वाइकल वर्टिब्री लेट सपोज, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना रेड कलर से आप लोगों को ड्रॉ करके दे रहा हूँ, जैसे लेट सपोज ये थोरेसिक वर्टिब्री लेट सपोज। ठीक है,
और दूसरा येलो कलर ले लेता हूँ, ये हमारे पास लंबर है 1 2 3 लेट्स सपोज, ठीक है। तो किडनीज की जगह कहाँ होती है? किडनीज की जगह यहाँ होती है हमारे पास, एग्जैक्टली यहाँ पे होती है। ये लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री नजर आ रहा है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर, इस एरिया में किडनीज लाई करते हैं, ठीक है। मैं वो डायग्राम ऐड नहीं कर सका, अदरवाइज उस डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो जाता आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन किडनी की एनाटॉमिकल लोकेशन क्लियर है? ओके, दैट्स गुड। सो इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन है हमारे पास। इसके बाद अगर हम किडनी की साइज की बात करें और बाकी चीजों की, तो हर किडनी जो है वो तकरीबन 10 से 20 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, ठीक है। इसका लेंथ कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास 10 टू 20 सेंटीमीटर तक इसकी जो है वो लेंथ होती है। और इसके जो ये हमारे पास ये जो डाया होता है, यानी कि इसकी ब्रेथ ऑलमोस्ट ये 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और वेट कितना होता है एक किडनी का? अराउंड 125 केजी, 125 ग्राम सॉरी, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल हमारे पास इसका शेप और साइज और वेट वगैरह है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनीज की प्रोटेक्शन जो है, तो मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे पास हमारी बॉडी में, उनकी 3 तरह से प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में उसमें 3 वे प्रोटेक्शन होती है, ओके। 3 वे प्रोटेक्शन, 3 वे प्रोटेक्शन का क्या है भाई? तो सबसे पहले हमारे पास एक तो स्केलेटल सिस्टम से प्रोटेक्शन होती है। तो कोई बताएगा मुझे किडनीज को जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? कौन प्रोटेक्ट करता है किडनीज के? नंबर 2 पे हमारे पास है, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बल्कि फ्लूइड से पहले मेम्ब्रेन वाला सिस्टम देख लेते हैं, मेम्ब्रेन, एंड देन इसके बाद हम फ्लूइड की बात करेंगे। थर्ड नंबर पे फ्लूइड। तो यस, मुझे कोई बताएगा कि स्केलेटल सिस्टम कैसे किडनी को प्रोटेक्ट करती है? हाउ? हमने रिब केज देखा था, रिब केज, वेरी गुड। तो रिब केज में जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ वर्टिब्रीज है, 11th एंड 12th पेयर ऑफ वर्टिब्रीज, तो जो 11th और 12th पेयर ऑफ वर्टिब्री है जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, तो वो फ्लोटिंग रिब्स जो होती है ना वो हमारे इस किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। पार्शियल प्रोटेक्शन 11th और 12th पेयर ऐसे उसके ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो उसका जो अपर बॉर्डर होता है ना, ये किससे प्रोटेक्ट हो जाता है? 11th एंड 12th पेयर ऑफ वर्टिब्री, 11th 12th पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, जिन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि पोस्टीरियरली ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच्ड होती हैं और एंटीरियरली ये फ्री होती हैं, ये जुड़ी नहीं होती स्टर्नम के साथ। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, ओके। इसके बाद दूसरी इसके बाद हमारे पास दूसरी तरीके से प्रोटेक्शन, ये तो स्केलेटल वाली प्रोटेक्शन होगी, राइट। एक और प्रोटेक्शन है हमारे पास, जस्ट अ मिनट यार, ओके। ओके, सो देयर इज अनदर प्रोटेक्शन व्हिच इज कॉल्ड जिसे हम मेम्ब्रेन वाली प्रोटेक्शन कहते हैं। तो हमारी जो किडनी है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं ना, तो वो हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं रीनल पेरिटोनियम, ठीक है, रीनल पेरिटोनियम। तो ये रीनल पेरिटोनियम जो है वो किडनी को इनक्लोज करती है और किडनी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक हो गया। और एक लास्ट होता है जो मेम्ब्रेन वाली प्रोडक्शन हो गई। और एक हमारे पास होता है किसकी प्रोडक्शन? फ्लूइड। तो किडनीज में कौन सा फ्लूइड होता है? पेरिटोनियल कैविटी में कौन सा फ्लूइड होता है? पेरिटोनियल कैविटी, यस एनीवन? यहाँ पे कौन सा फ्लूइड होता है? पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, ठीक है।
वेरी गुड। तो ये पेरिटोनियल फ्लूइड हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बाकी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन, जैसे किडनीज के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर थोड़ा बहुत फैट वगैरह डिपॉजिट्स होते हैं, फैट वगैरह के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। एंड देयर आर मल्टीपल, लेकिन दीज आर द थ्री प्राइमरी: स्केलेटल सिस्टम, रीनल पेरिटोनियम और पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक हो गया। और हमें ये भी पता है कि हर एक किडनी के टॉप पे एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिस वन, इट इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। ओके, एड्रिनल ग्लैंड, वेरी गुड। फरिया नदीम, वेलकम टू द नून अकेडमी। इसके बाद है हमारे पास इसके बाद अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर की बात करें, तो किडनी के अगर ओवरऑल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो हमें पता है ये बीन शेप का ऑर्गन है। और इसके ना दो दो बॉर्डर होते हैं। एक ये इनर वाला बॉर्डर होता है, ठीक है, और एक ये आउटर वाला बॉर्डर होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास ये आउटर वाला बॉर्डर होता है, ये लेटरल बॉर्डर जो होता है, ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, इसे हम कॉन्वेक्स बॉर्डर कहते हैं। और जो ये इनर साइड वाला बॉर्डर होता है, ये मीडियल बॉर्डर होता है, ये मीडियल वाला, ये वाला, दिस वन साइड, ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं, ये कॉनकेव साइड होती है, ठीक है। आप लोगों ने कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर देखा होगा ना, कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, राइट। तो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली कौन, ये वाली साइड किडनी की इस वाले मिरर से मैच कर रही है ना, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। और जो ये वाली साइड है, ये कॉनकेव मिरर से, सॉरी, हाँ, कॉनकेव मिरर से मैच कर रही है। तो ये जो लेटरल बॉर्डर होता है हमारे पास किडनी का, बाहर वाली साइड का ये जो बॉर्डर, दिस वन इज कॉन्वेक्स बॉर्डर और दिस वन इज कॉनकेव बॉर्डर। ओके, तो ये हमारे पास दो बॉर्डर हैं। और ये हमारे पास जो दो जो कॉनकेव बॉर्डर है, यानी कि ये वाला अंदर वाले साइड का जो बॉर्डर है, यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन होता है इस वाली पर्टिकुलर जगह पे। इसे हम क्या कहते हैं? रीनल हाइलस, ठीक है, उसे हम रीनल हाइलस कहते हैं। और इस रीनल हाइलस में क्या होता है? जो रीनल आर्टरी होती है वो किडनी के अंदर एंटर होती है, और जो रीनल वेन होती है वो किडनी से बाहर आती है। और साथ साथ में जो हमारे पास नर्व होती है, रीनल नर्व, जो कि ये किडनी में जाती है, वो भी यहीं से एंटर होती है। और लास्टली यूरेटर, यूरेटर भी यहीं से एग्जिट मारती, ठीक है। तो जो मीडियल साइड है, यहाँ पे जो कॉनकेव बॉर्डर होता है, यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन है, इसे हम रीनल हाइलस या हाइलस कहते हैं सिंपली। और ये हाइलस में क्या होता है कि यहाँ पे रीनल आर्टरी इन होती है, रीनल वेन आउट होती है, और इसी के साथ साथ हमारे पास यूरेटर यहाँ से बाहर एग्जिट होती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? नॉर्मल अगर ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो हमारे पास किडनीज को ब्लड कहाँ से मिलता है? किडनीज को ब्लड कहाँ से मिलता है? किडनीज को हमारे पास ब्लड मिलता है, हमारे पास डेफिनेटली हार्ट है, हार्ट के बाद एरोटा है, ठीक है। और एरोटा से हमारे पास जो डिसेंडिंग नीचे एरोटा आती है, वो एरोटा नीचे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है? रीनल आर्टरी के अंदर। और रीनल आर्टरी से हमारे पास अल्टीमेटली किडनीज को ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। और अगर यहाँ की किडनी में ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखें। तो यहाँ पे अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिस इज योर हार्ट, हार्ट से एक बड़ी एरोटा एरोइज होती है, तो डिसेंडिंग जो एरोटा होती है वो आती है, डिसेंडिंग एरोटा से आपको रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है, फिर इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है, आर्कुएट आर्टरी और कॉर्टिकल आर्टरी। पता नहीं कितना इसने डिटेल में बताया हुआ है। खैर, इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आपका जो डिसेंडिंग एरोटा आता है उससे रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी डायरेक्ट किडनी में जाएगी, ठीक है। जैनब, कितना रिपीट करूं, कहाँ से रिपीट करूं? बेटा आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना फिर, ठीक है। अगर किसी को ये वाली ब्लड सप्लाई याद होती है, वेल एंड गुड, नहीं तो सिंपल है, आप लोगों ने सिंपल ये देखना है कि हार्ट के बाद जो एरोटा आता है, एरोटा से रीनल आर्टरी निकलती है, रीनल आर्टरी से डायरेक्ट किडनी,
किडनी से डायरेक्ट फिर वेन्स, एंड वेन से वापस हार्ट। ठीक है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे। उसके बाद हमारे पास यस किडनी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डीप अंदर हमें जाने की पड़ेगा। ये तो हमने आउटर टेक्सचर और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा ना इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा अंदर अगर देखें तो किडनी एक्चुअली में दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं किडनी के। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों को शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखें, बल्कि इसी डायग्राम को देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखें तो आप लोगों को यहाँ पे ना किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक आउटर होता है, आउटर जो कि लाइटर कलरों का होता है, उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, और एक इनर साइड का, इनर साइड पे होता है। ठीक है, इनर साइड पे इसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। इस वाले डायग्राम में से ही रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला अलग अलग शो नहीं हो रहा। जस्ट अ मिनट, आज की स्लाइड थोड़ी अच्छी नहीं है यार, इंटरैक्टिव नहीं है। यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ इस वाले डायग्राम में देखें तो तस्वीर भी थोड़ी छोटी है ना, आप लोगों को नजर आ रहे हैं? क्लियर क्लियर नजर आ रहे हैं? ओके, चलें, गुड। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो आउटर आउटर एरिया है जो लाइटर कलर का है, इसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो किडनी के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, एक आउटर जो लाइटर कलर का होता है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक इनर जो डार्कर कलर का होता है उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, आउटर लाइटर कलर का जो हमारे पास कलर होता है उसे हम रीनल कॉर्टेक्स, और जो इनर डार्कर कलर का होता है उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, सेम आप लोगों ने जैसे एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास मेडुला है, तो मेडुला में ऐसे कोन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, कोन शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ऐसे दीज आर कॉल्ड रीनल पायरेमिड्स, इन्हें हम रीनल पायरेमिड्स का नाम देते हैं, पायरेमिड्स। ठीक है, क्योंकि ये पायरेमिड जो पायरेमिड शेप है ना, तो दीज आर कॉल्ड रीनल पायरेमिड्स। ये रीनल पायरेमिड्स के इधर टिप पे, यहाँ पे नीचे कलेक्टिंग डक आ रही होती है, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जस्ट देखें तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उसके बाद हमारे पास रीनल पायरेमिड, और रीनल पायरेमिड के बाद छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट सी हमारे पास क्या होती है, माइन्यूट सी ओपनिंग होती है, और वहां पे हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ओके, सो यहाँ पे माइन्यूट सी छोटी सी ओपनिंग होती है पायरेमिड के टिप पे, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल कैलिक्स। ठीक है, और उन माइन्यूट सी जो ओपनिंग है वहां पे हमारे पास क्या होता है, वहां पे हमारे पास सारा यूरिन कलेक्ट होता है, और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली एक बड़ा यूरेटर का जो ओपनिंग होता है यहाँ पे, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, वहां पे आके जमा हो जाता है सारा का सारा यूरिन, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या होता है, यूरेटर के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, मेजेबिन जो कॉर्टेक्स होता है वो हमारे पास लाइटर कलर का होता है। ठीक है, और जो मेडुला होता है वो डार्कर कलर का होता है। बुक में प्रोबेबली शायद पिछली वाली बुक में भी ये मिस्टेक थी, शायद इसमें भी हो। ठीक है, क्योंकि जो मेडुला है हमारे पास, वहां पे जो पायरेमिड्स होते हैं और जो डार्कर स्ट्रक्चर्स होते हैं ज्यादा बड़े बड़े, वो मेडुला के अंदर होते हैं, तो इसलिए वो डार्कर कलर का होता है। तो आउटर लाइटर होता है और इनर डार्कर होता है। ओके, ठीक है, तो किडनी के इनर साइड पे जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर वन, रीनल कॉर्टेक्स का पता होना चाहिए, दूसरा रीनल मेडुला का पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में रीनल वर्ड लगाएं तो ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, उसके बाद
एक वर्ड और है, एक वर्ड और है हमारे पास, इसे हम माइनर कैलिक्स, ठीक है, माइनर कैलिक्स। और साथ साथ में ये डायग्राम बहुत छोटी है यार एक्चुअली में। और फिर उसके बाद पेल्विस, ठीक है, पेल्विस, पेल्विस का आप लोगों को पता होना चाहिए। पेल्विस क्या होता है? रीनल पेल्विस। ये जितने भी वर्ड है ना सबके साथ रीनल लगा देना, ठीक है, ताकि डिफरेंशिएट हो ना। आप कॉर्टेक्स की बात हो तो आप रीनल कॉर्टेक्स लगा दोगे तो इसका मतलब कि आप किडनी के कॉर्टेक्स की बात कर रहे हो, ठीक है, ओके। देन इसके बाद यस पेल्विस, पेल्विस के बाद फिर यूरेटर, ठीक है। तो ये 5-6 जो नाम हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रीनल मेडुला, ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स, माइनर कैलिक्स, पेल्विस, पायरेमिड, ठीक है, और ये सारा क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इसमें किसी टर्म में कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेल्विस तो हमें पता है पेल्विस क्या है। जब सब जगह से जो सारे जितने भी कैलिक्स है ना, माइनर कैलिक्स, उन सब में से यूरिन कलेक्ट आउट होता है रीनल पेल्विस के अंदर, ठीक है। पेल्विस ऐसी जगह जहां पे ना पूरा जो हेड होता है, यूरेटर का हेड होता है ऐसा मान लें, ठीक है, और वहां पे सारा यूरिन एकुमुलेट होता है, और वहां से फिर जो है वो यूरेटर अराइज होके नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और अल्टीमेटली यूरेटर फिर कहाँ लेके जाता है इसको? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेके जाता है। तो यहाँ तक किडनीज के स्ट्रक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्सटर्नल इंटरनल मॉर्फोलॉजी में कोई मसला? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोनो प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? ओके, नाश्ता, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, यस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे किडनी कंप्लीट हो जाता है। किडनी में जो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो साइज और जो लेंस वगैरह हैं वो पता होना चाहिए। फिर 3 वे प्रोटेक्शन पता होनी चाहिए। ये सारी हेडिंग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में किडनी के डीप स्ट्रक्चर अंदर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कैसी है, इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, ये पता होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर सिर्फ एक किडनी पे ही क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोगों की कितनी हेडिंग्स बन जाएंगी? एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप ये लिखेंगे, द किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन located in the abdominal cavity and it is useful for the removal of nitrogenous waste in the form of urine, ठीक है। इतना थोड़ा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? इसके नॉर्मल आउटर, जो आउटर मॉर्फोलॉजी है ना, और उसमें साइज और वेट वगैरह, ठीक है, साइज वेट और लेंथ, ये सब जितने भी हैं, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हेडिंग आप लोगों की आ सकती है प्रोटेक्शन। तो जो 3 वे प्रोटेक्शन है आप लोगों की किडनी की, स्केलेटल के थ्रू, ठीक है, स्केलेटन के थ्रू जो प्रोडक्शन होती है, और साथ में हमारे पास मेम्ब्रेन वाला जो सिस्टम होता है, और साथ साथ में जो फ्लूइड होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग डीप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उजाला मेजोरिटी मेजोरिटी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से होता है? मेजरली कहाँ से होता है? इंटरनल एनाटॉमी की बात करेंगे आप लोग डिटेल में, और उसमें सारे जो वर्ड्स हैं, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, रीनल पायरामिड, पेल्विस, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये सब। हाँ, तो इसीलिए उसने इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। किडनीज में तो माइन्यूट अमाउंट में होता है ना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यस, नॉर्मल एनाटॉमी की बात कर ली, ये सब सारी चीजें बात कर ली, तो अच्छा खासा लेंथ बन जाएगी इस क्वेश्चन की, अगर कोई किडनी के उसके ऊपर आता है तो, ठीक है। नहीं तो फिर आगे यहाँ से डायरेक्ट अपन लोग नेफ्रॉन भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेफ्रॉन। तो क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चन इन ऊपर इंट्रोडक्शन, वेट लॉ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम अप अंटिल नाउ? किसी को कोई मसला है? आगे बढ़े हम।
और एक क्वेश्चन जो आता है कि वाई राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन, तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि राइट जो किडनी होती है इसके ऊपर लिवर लोब होती है, राइट लिवर लोब होती है जस्ट इसके ऊपर, तो दैट्स वाई। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे अब यूरेटर की। ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर डायरेक्ट इसने उसकी बात कही है। ठीक है, तो ओके अब हम बात करने दें ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम यूरेटर की बात करते हैं। तो यूरेटर हमारे पास क्या होती है भाई? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अराइजेस फ्रॉम द रीनल पेल्विस और आगे जाके एक्सटेंड होता है डीप डाउन, नीचे आता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फर्दर, और जाके फिर पेल्विक रीजन में पोस्टीरियरली यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये एंटर होता है। पोस्टीरियरली देखो, ये पिछली वाली साइड से एंटर हुआ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक हो गया। और यूरेटर की लेंथ कितनी होती है? यूरेटर की लेंथ कितनी होती है ये एमडी कैट में पूछा जा सकता है। तो समवेयर अराउंड 28 सेंटीमीटर के अराउंड। ठीक है, 28 सेंटीमीटर के अराउंड या ठीक है। बुक में कितनी लिखी हुई है? 20 सेंटीमीटर आप लोगों की बुक में? आप लोगों की बुक में 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है? कितना लिखा हुआ है? समवेयर बिटवीन 20 टू 30 के बीच में होगा प्रोबेबली। 20 टू 30, ओके वेरी गुड, ठीक है। ओके मुझे तो ये आप लोग लेंथ याद कर लें। वेरी गुड, ठीक है। वो डिपेंड करता है, देखें हम जो अडल्ट हैं और जो चाइल्ड हैं इनमें अलग अलग, तो 20 टू 30 सेंटीमीटर की ये होती है हमारे पास। और ये किस चीज से बनी हुई होती है? यूरेटर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ओके, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स आपको पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। ओके, और काम इसका क्या है? अगर ये आपको बोल दिया जाए कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन यूरेटर, तो यूरेटर क्या है? तो यूरेटर इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच अराइजेस फ्रॉम द renal pelvis and enter into the urinary bladder posteriorly। ठीक हो गया। साथ में इसका क्या काम है? काम इसका ये है कि इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक हो गया। और इसकी नॉर्मल लेंथ की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? नॉर्मल लेंथ हमारे पास समवेयर 25 टू 30 सेंटीमीटर के बीच में। तीन तीन पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक इसके बारे में? इसके बाद हमारे पास बात करते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर इट इज अ सेक लाइक ऑर्गन। ओके, इट इज अ सेक लाइक ऑर्गन। और ये यूज होता है किस चीज के लिए? यूरिन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है? तो ये पेल्विक रीजन के अंदर होता है, पेल्विक रीजन के अंदर। ठीक है, तो यस फॉर शॉर्ट टाइम डेफिनेटली। तो व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर? तो यूरिनरी ब्लैडर इज अ sac like organ which is present in the pelvic region and it is used for the storage of urine। ठीक है, यूरिन की स्टोरेज के लिए यूज होता है। और एक यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है यूरिन को स्टोर करने के लिए, बताएं? आप लोगों की बुक में ये मेंशन है? यस, टेम्पोररीली यूरिन को स्टोर करता है डेफिनेटली। ओके, तो समवेयर आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है ना, तो 0.5 टू 1 लीटर तक का यूरिन स्टोर कर सकता है। ठीक है, 0.5 टू 1 लीटर इतना यूरिन स्टोर कर सकता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और वो अगेन डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल जो चाइल्ड है उनके अंदर छोटा साइज होगा तो यूरिन करने की कैपेसिटी भी कम होगी, जो बड़े हैं तो उनमें ज्यादा, डेफिनेटली ज्यादा होगी। ठीक है, तो 0.5 टू 1 लीटर के अराउंड इसकी कैपेसिटी होती है यूरिन को स्टोर करने की। ठीक हो गया। और इसके एंड पे यहाँ पे जस्ट जहाँ से यूरेथ्रा अराइज हो रहा है, यूरेथ्रा, यहाँ पे एक छोटा सा मसल होता है, इसे हम कहते हैं स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स आप लोगों ने स्टमक में भी पढ़ा होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है,
तो ये स्फिंक्टर हमारे पास यूरिन को ना कंट्रोल करता है, ठीक है। यूरिन का जो आउटफ्लो होता है उसका कंट्रोल करता है। जो अ, छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड्स होते हैं, तो उनके अंदर ये स्फिंक्टर अच्छे से बिल्ड सही से डेवलप नहीं होता, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हुई होती, ठीक है। तो उन्हें जब थोड़ा सा हल्का सा भी कुछ हो जाए तो वो यूरिन पास आउट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डर लग गया या कुछ भी हो गया तो वो यूरिन पास आउट कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये स्फिंक्टर अच्छे से वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। स्फिंक्टर वॉलंटरी मूवमेंट के कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं वो हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उन्हें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा का काम क्या होता है कि इट कैरीज यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास ये यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होके बॉडी से बाहर यूरिन को लेके जाती है, ठीक है। मेल में मेल में से हम इसके दो काम होते हैं, ठीक है। और फीमेल में हमारे पास इसका जस्ट एक ही काम होता है। तो यूरेथ्रा का मेल्स में क्या काम है कि ये स्पर्म और यूरिन दोनों को साथ लेके जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम यूरिनोजेनिटल केनाल भी कहते हैं समटाइम, यूरिनोजेनिटल केनाल, क्योंकि ये यूरिन भी लेके जा रही है और साथ में स्पर्म वगैरह को भी लेके जा रही है, सीमन को भी लेके जा रही है, ठीक है। और मेल्स में इसकी लेंथ अच्छी खासी होती है, ठीक है। और फीमेल्स में ये जो हमारे पास होती है यूरेथ्रा यूजुअली शॉर्ट होती है, ठीक है। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ यूरिन को लेके जाना होता है बॉडी से बाहर, यूरिन को, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। फीमेल में कंसेप्शन के लिए और बाकी मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अलग अलग पाथवे होता है, ठीक है। और यूरिन के लिए अलग। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? सारे ऑर्गन क्लियर हैं? किसी ऑर्गन में कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? क्लियर है? ओके। कल हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, और फिर इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक की क्लास के लिए इतना ही है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, ओके, इंशाल्लाह, ठीक है। एनी क्वेश्चन? यस मेजबिन, यस यस पॉजिटिव। अच्छा, आप लोगों ने असाइनमेंट का काम किया नहीं किया? ओके, रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था ग्लूकोज वाला, कि योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज सम कितना है, 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो आपने देखना था कि पूरे हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है और पूरे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बताना था। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने जो दिया था वो किया है नहीं किया किसी ने? यस एनीवन, किसी ने किया है नहीं किया? किसी ने कमेंट ही नहीं किया मेरे ख्याल से। और दूसरा हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कर दिया था। तो ये 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का क्या आंसर आ रहा है? 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का क्या आंसर आ रहा है? 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का क्या आंसर आ रहा है? 4.5 ग्राम। ओके, वेरी गुड उम्मल बनीन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने सर्च किया है? ओके, नॉर्मली अगर देखो कैलकुलेट भी कर लेना तो भी आप लोग कर लेंगे आसानी से। देखो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पर डेसीलीटर का मतलब क्या है? ये पर 100 ml ना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर्स।
5 लीटर्स को ml में कन्वर्ट करो तो 5000 ml हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है हमारे पास, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है कि 90 मिलीग्राम कितने में होगा, पर 100 ml में होगा। सी है सिंपल। ठीक है, तो 5000 ml में कितना होगा, 5000 ml में कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 इंटू 500, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, सिंपल सिंपल। ये जो अमाउंट आएगी आपके पास, ये किस में आएगी, यहाँ से 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इधर हजार। अच्छा, मैंने यहाँ ज्यादा लिख दिया, ये 3 जीरो इन 3 जीरो के साथ कैंसिल। ठीक है, और 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 90 इंटू 5 कितना हो जाएगा। ठीक है, उसको डिवाइड कर दें 1000 से, तो ग्राम में आपके पास आ जाएगा, विच इज सम अराउंड 4 से 5 ग्राम के बीच में आएगा। ठीक है, 450 को डिवाइड करो 1000 से, तो आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। दूसरा, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो हमारे पास था, तो हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हार्मफुल कैसे है। हाँ सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। नहीं उमुल बनी 0.45 कैसे, 90 इंटू 5, 4.5 ये 5 आएगा। देखो सिंपल, 90 मिलीग्राम पर 100 ml है ना, तो 5000 ml होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ओके, ठीक है, तो 90 इंटू डिवाइड बाय 100, यहाँ मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब करो। ओके, 90 इंटू 50, 90 इंटू 50 करो। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय 1000 करना। चलें है, चलें, ओके दैट्स गुड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। ओके ओके, याद से अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है, कल हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और ठीक है, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में मैंने आप लोगों को ना एक एग्जांपल दी थी, किसकी, एक मैंने एग्जांपल दी थी, अज्यूम करो एक इंडिविजुअल है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस रूम में मैंने लैब आपको बंद कर दी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप ज्यादा ज्यादा सांस लोगी, ज्यादा ज्यादा सांस लोगी। ठीक है, जैसे आपने सांस ली फॉर एग्जांपल, तो आपके ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बनेगी, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में। ठीक है, तो आपकी ब्लड की पीएच ड्रॉप होगी, आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ब्लड एसिडिक होगा तो वहां पे कीमो रिसेप्टर जो हमारे हैं वो एक्टिवेट होंगे, और वो फिर ब्रेन में मैसेज देंगे, और ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन जो है वो हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को एक्टिवेट करेगा, और वहां पे वेंटिलेशन जो रिस्पायरेटरी रेट है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, उसको जब बढ़ाएगा, तो आपको पता है वो इसकी इंटेंशन ये होती है कि जितना ज्यादा सांस लूंगा कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ज्यादा बॉडी के बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक ब्लड नहीं रहेगा। लेकिन आगे एनवायरनमेंट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना ज्यादा और ज्यादा सांस लेगा एनवायरनमेंट में, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, वो और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, और ज्यादा इनहेल करेगा, तो ये लूप चलता जाएगा। ठीक है, और आखिर में इसके ब्लड में इतना कार्बन डाइऑक्साइड अकुमुलेट हो जाएगा कि ब्लड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और इंशाल्लाह उसके बाद काल लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। ओके चलें, ठीक है, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया हो। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।